तो रेजिस्टेंस, और इसके आगे बढ़ जाते हैं हम। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, R इक्वल टू रो एल बाई ए। है ना। R इक्वल टू रो एल बाई ए, या फिर इस रेजिस्टेंस का अगर आप पूरा एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं तो रो की जगह आप रो का फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा ml बाई एन ई स्क्वायर टॉ ए। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, n नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और a क्रॉस सेक्शन एरिया, l लेंथ है उसकी। ठीक है, तो हाउ टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम कैसे पता लगाएंगे वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं पहले, फिर आगे सर्किट वाले पार्ट में जाएंगे हम। तो रेजिस्टेंस कैसे पता लगाया जाएगा, तो कोई भी अगर ये वायर है यहाँ पर, ठीक है, और इसमें अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, करंट के इस परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन है ये A और लेंथ है इसकी L, तो हमने ये बोला है R इक्वल टू रो एल बाई ए। लेंथ जो होती है वो करंट की डायरेक्शन में मेजर की जाएगी, और A जो क्रॉस सेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू द करंट मेजर किया जाएगा। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्यूबॉइड शेप का वायर है, डायमेंशन इसकी कुछ भी हो, मान लेता हूँ यहाँ L है, ये B है और ये H है, लेकिन इस क्यूबॉइड वायर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, I करंट। तो करंट के परपेंडिकुलर जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया जाएगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर हो जाएगा लेंथ L इंटू बी, और लेंथ जो है यहाँ पर जिसके हम यहाँ पर L रख रहे थे वो L करंट की डायरेक्शन में मेज़र किया जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये डिस्टेंस जो इसका आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो H है, तो उसकी जगह H रखा जाएगा, तो यहाँ रेजिस्टेंस हो जाएगा रो H बाय एल बी। तो ये एग्जांपल से हमें ये पता लगा है कि L की जगह हमेशा लेंथ नहीं आएगा, L आप मेज़र करेंगे करंट की डायरेक्शन को देखकर, और क्रॉस सेक्शन एरिया आप मेज़र करेंगे करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो एरिया आएगा। करंट की डायरेक्शन, अगर करंट इस तरफ है और करंट के परपेंडिकुलर, ये करंट के परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो लिया जाएगा, राइट। ठीक है, तो और या फिर इस रेजिस्टेंस को हम एक और फॉर्म में याद करेंगे तो उसे रिमेंबर रखना और इजी हो जाएगा। जैसे इस वायर की हम यहाँ बात कर रहे थे, तो हमने ये बोला था कि R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। आप इसके अंदर अगर L का मल्टीप्लाई कर दें और L का ही डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर L जो है वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, तब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल स्क्वायर बाय वी। वॉल्यूम तो वॉल्यूम है, आप जानते हैं, कहीं से भी लेंथ लें, कहीं से भी एरिया लें, राइट। तो अब हमें ये समझ में आ गया L जो आप करंट की डायरेक्शन में लेते थे उस पर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करने लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि ये क्यूबॉइड वायर आपके सामने आ गया है, जिसकी ये डायमेंशन जो है, मान लीजिए मैं बोलता हूं 2a
ये डायमेंशन है A और ये डायमेंशन है यहाँ पर सपोज कीजिए 3a/2, राइट। अब आपसे ये बोला जाता है कि ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D, और हमसे ये पूछा गया कि RAB/RCD कितना आएगा। जिन पॉइंट्स के बीच में हमसे रेजिस्टेंस पूछा जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, यानी जब A से B की बात होगी तो करंट हम इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, और जब C से D की बात होगी तो करंट हम C से D की तरफ मान लेते हैं। ठीक है ना। RAB आपको चाहिए, A और B के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, तो आप करंट के डायरेक्शन में लेंथ देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2a, वॉल्यूम हो जाएगा इसका V, वॉल्यूम आप जानते ही हो LBH आएगा। और जब आप RCD रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो C और D के बीच में डिस्टेंस ये लेंथ ले ली जाएगी, तो ये हो जाएगा 3a/2 का स्क्वायर बाय V, और इन दोनों का रेशियो एक लाइन में हमें मिल जाएगा। रो बाय V कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा 4a² और इधर आएगा 9a²/4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16:9, और एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बाय विच वी कैन रिमेंबर R = ρL² बाय वॉल्यूम, वेयर L इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में आप L मेजर करें और रेजिस्टेंस आ जाएगा ρL² बाय वॉल्यूम। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा रेजिस्टेंस निकालना कितना इजी हो जाता है। और ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर IIT JEE एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मान लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ L है, और मान लेता हूँ ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक L है, और इसकी जो थिकनेस दिख रही है आपको ये वाली डायमेंशन ये T है, और करंट जो है वो इस पॉइंट से एंटर होकर इस पॉइंट से एग्जिट हो रही है। और क्वेश्चन ये बोला जाता है एज शोन इन द फिगर resistance between shaded part number 1 directly proportional to L, number 2 independent of L, number 3 directly proportional to T, number 4 increases when T decreases। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, तो तुरंत हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हमें पता है लेंथ होती है, तो आपने सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखा R = ρL/A, और करंट की डायरेक्शन में जो डायमेंशन ली जाएगी ये डायमेंशन वो हो जाएगी L। करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये एरिया आएगा जो बन जाएगा LT। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा ρ/T। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस L पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T गलत हो गया है। इंक्रीजेज व्हेन T डिक्रीजेज, और हमें दिख रहा है कि दिस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब अगर आप थिकनेस को डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन चाहे JEE एडवांस के हों, चाहे JEE मेंस के हों, या फिर नीट के हों, कंसेप्ट हमारे माइंड में है, और शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हुए आप इनको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं हम। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, ये क्यूबॉइड शेप का वायर है आपके सामने, ठीक है, और डायमेंशन दे रखी है इसकी 2a और मान लीजिए ये डायमेंशन दे रखी है 3a। चलिए इसको 3a कर देते हैं, ये 3a, ये a और इसको मैंने 2a कर दिया। क्वेश्चन में बस ये लिखा आता है कि फाइंड आउट आर मैक्सिमम बाय आर मिनिमम, ठीक है ना। तो अब आप आर मैक्सिमम आर मिनिमम कैलकुलेट करोगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्यूबॉइड है, 6 फेसेस हैं, तो 3 बार हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पूरा इसको सीखना है तो आप इन 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं, आप इन 2 पॉइंट्स के बीच में और पीछे और सामने वाले पॉइंट के बीच में भी आप रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं। लेकिन वो मेथड बहुत लंबा रहेगा, तो हम शॉर्टकट में इसको कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर R इक्वल टू, वी नो दैट R इक्वल टू रो L स्क्वायर बाय वॉल्यूम। इसका मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो R मैक्सिमम बाय R मिनिमम का मतलब हो गया L मैक्सिमम और L मिनिमम का स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं देखना है आपको, मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ देखनी है यहाँ पर। तो मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर 3a है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर, और मिनिमम लेंथ यहाँ पर a है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा 9:1। आप चाहें तो अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपने a और b के बीच में रेजिस्टेंस पता लगाया है। यहाँ पर पॉइंट मैं ले रहा हूँ a और b, ये रहा, तो a और b के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा रो, और a और b के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 3a। परपेंडिकुलर एरिया जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। सिमिलरली ये 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर c और d, तो c और d के बीच का जो रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे, c और d के बीच का डिस्टेंस लेंथ 2a, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ रो L बाई a, ठीक है ना। और एरिया ये हो जाएगा परपेंडिकुलर वाला, ये एरिया, और ये एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, तो 3a इंटू a। और सिमिलरली 2 पॉइंट जो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, R E F, E इस वाले फेस की बात कर रहा हूँ मैं जो इस फेस पर है, और F पीछे वाले फेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी इन 2 पॉइंट्स के बीच, इस वाले पर और पीछे वाले पर। तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा रो, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस वो हो जाएगा a, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो आएगा वो सामने वाला दिख रहा है आपको, ये एरिया आ जाएगा, और ये कितना है 3a, ये कितना है 2a, तो यहाँ पर आ जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये देखिए आप ध्यान से, अब तो अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 रो बाय 2a, ये हो जाएगा 2 रो बाय 3a, और ये हो जाएगा रो बाय 6a, राइट। इसका मतलब ये तो मिनिमम रेजिस्टेंस हो गया और ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो गया। आप इन दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो पता लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा रो बाय 6, रो बाय 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2 इंटू 6। आपका आंसर आया -1। तो इतना लंबा सॉल्व करने के बजाय ये आंसर आपको यहाँ पर एक लाइन में ही मिल गया था। और अगर अलग अलग वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं करनी है आपको, तो हम इतने लंबे स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ जाएंगे, और इसमें हम यूज़ करेंगे R इक्वल टू रो L स्क्वायर बाय वॉल्यूम, रो L स्क्वायर बाय V। तो ये सब बातें हमारे माइंड में होनी चाहिए कि किस समय पर हमको कौन सी शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी है, और ये एक्सपीरियंस से आ पाएगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक हमें समझ में आनी चाहिए ताकि हम उसको सही टाइम पर यूज़ कर सकें, ठीक है ना। अब और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और जेई मेंस, जेई एडवांस में इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, नीट में भी आती हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। रेजिस्टेंस बाय इंटीग्रेशन, अभी तक जितने भी कंडक्टर हमने कंसीडर किए वो कहीं ना कहीं से यूनिफॉर्म थे, चाहे वो लेंथ में हो या फिर
क्रॉस सेक्शन में हो, लेकिन अगर लेंथ और एरिया वेरी कर रहा हो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये एक स्फेरिकल शेल है और कंडक्टिंग मटेरियल का बना है यहां पर। अब आपसे किसी ने ये बोल दिया कि भाई हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन ए बी, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ए बी। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, इसकी नॉलेज इसलिए दी गई है ताकि हमें पता लगे करंट किस तरह से फ्लो हो रही है इसके अंदर। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आपने इसको हायर पोटेंशियल से और इसको लोअर पोटेंशियल से जोड़ दिया है, तो इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो होगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी। और क्योंकि ये पूरा का पूरा अपर पार्ट जो है वो लोअर पोटेंशियल पर है, तो इसमें जो करंट आएगी वो इस तरह से फ्लो होगी। तो रेडियल करंट आपको इसमें दिखाई देगी यहाँ से यहाँ। करंट की डायरेक्शन में ही हम क्या कंसिडर करते हैं, लेंथ। करंट की डायरेक्शन में लेंथ और उसके परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम इसका रेजिस्टेंस पता लगाएंगे। तो आपको पता है कि साहब यहाँ पे तो लेंथ अलग अलग पॉइंट पे वेरी कर रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस अलग, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस अलग आएगी। तो यहाँ से x डिस्टेंस पर मान लीजिए आपने कोई एलिमेंट कंसिडर कर लिया है, ये एलिमेंट, और इस एलिमेंट की विड्थ आपने ले ली कितनी, dx, राइट। कितनी ले ली, dx बहुत ही छोटा है। तो इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर, उससे हम आगे बढ़ते हुए इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल स्फेरिकल एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx। कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका, तो आप बोलोगे रो। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इस डायरेक्शन में इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी dx। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी, और इस डायरेक्शन में जो आपने विड्थ ले ली है या लेंथ ले ली है वो तो हो गई है dx। और इसके परपेंडिकुलर आपको ये एरिया लेना पड़ेगा। परपेंडिकुलर एरिया जब आप लोगे तो वो एरिया हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, राइट। और अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन के लिए हमें इसकी दोनों रेडियस चाहिए। मान लेता हूँ स्मॉलर रेडियस a और आउटर रेडियस b है। तो पूरा रेजिस्टेंस बिटवीन a और b ये हो जाएगा रो बाय 4 पाई dx बाय एक्स स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, a से लेकर के b तक। और ये रेजिस्टेंस अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, r इक्वल टू रो बाय 4 पाई, ठीक है ना। 1 बाय एक्स स्क्वायर का आप इंडिकेट करोगे तो ये हो जाएगा -1 बाय एक्स, रो बाय 4 पाई। 1 बाय a माइनस 1 बाय b कर दें हम यहाँ पर, तो ए बी यहाँ पर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा b माइनस ए। तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका रो बाय 4 पाई ए बी, और ऊपर आ जाएगा b माइनस ए। 3 या 4 लाइन में ये इंटीग्रेशन ख़त्म हुआ है। लेकिन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन हमें इसी तरह से सॉल्व करने पड़ेंगे कि पहले हम एक एलिमेंट कंसिडर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट है लेंथ लेना। तो करंट की डायरेक्शन को देख करके आप लेंथ लें, और उसके परपेंडिकुलर आप क्या लें, क्रॉस सेक्शन, और उसके बाद पर्टिकुलर लिमिट लगा करके इंटीग्रेट करें, तो उसका रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ जाते हैं हम। रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं, और अब आते हैं हम सर्किट वाले पार्ट पर। और बिल्कुल इजीली आप पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे और शॉर्ट ट्रिक्स आप सीख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम और स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। क्योंकि ओम्स लॉ इज द बेसिक लॉ फॉर एनी सर्किट। किसी भी सर्किट में ये सबसे बेसिक है, और इसी से फिर आगे पूरे सर्किट एनालिसिस चलेगा, जिसमें हम
सर्किट सॉल्व करने के अलग अलग टेक्निक्स सीखेंगे, चाहे वो व्हीटस्टोन ब्रिज हो, चाहे वो किरचॉफ्स लॉ, चाहे वो कोई भी लॉ हो, लेकिन ओम्स लॉ तो हर हालत में हमको बार बार यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, एंड एट कांस्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अगर क्या रखी जाए? कांस्टेंट रखी जाए। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है यहां पर लेंथ, क्रॉस सेक्शन, at constant temperature and constant physical properties, the ratio of V and I will be constant for any resistance. ओम्स लॉ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये कोई अलग से कोई स्पेशल लॉ नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हैं किसी भी सर्किट में अगर हम देखें जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है और पोटेंशियल डिफरेंस V है, राइट। तो V बाय आई इक्वल टू क्या होता है? R। R मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है रो L बाय A, यानी ml बाय NE स्क्वायर टॉ A। अब हम ये कह रहे हैं कि आप फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखें, इसका मतलब L कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है। टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखें तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट तो टॉ कांस्टेंट, और एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब उसके लिए N भी कांस्टेंट हो गया। तो जब ये सारे की सारी क्वांटिटीज ही कांस्टेंट होंगी तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा ही। तो ओम्स लॉ कोई अलग से स्पेशल लॉ नहीं है। ओम्स लॉ हमें यही बताता है कि V बाय आई इक्वल टू R इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन ये कांस्टेंट कब होगा? ये कांस्टेंट तब होगा जब आप टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखें और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी आप कांस्टेंट रखें। तो सिंपल सी बात है कॉमन सेंस की कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ भी कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा ही, और जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो V बाय आई भी कांस्टेंट होगा। तो ये कोई स्पेशल लॉ नहीं है, ये उन सभी कंडीशंस को कांस्टेंट रखता है जो रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। तो हमने उन सारी की सारी क्वांटिटीज़ को क्या कर दिया? कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस तो फिर कांस्टेंट रहना ही है, ठीक है।